आज हमारे साथ मेरठ से 3 बार निर्वाचित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री राजेंद्र अग्रवाल जी है। केएनएन में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। सर आज मैं आपसे थोड़े बहुत एमएसएमई सेक्टर और मेरठ को लेकर थोड़ी वार्तालाप करना चाहूंगी, जिसमें थोड़े से प्रश्न जो हमने केएनएन ने प्रिपेयर किए। सर सबसे पहले जब आजकल बेरोजगारी को हम देखें वो काफी ही ज्यादा बढ़ चुकी है और जो सरकारी नौकरी भी है वो भी ना के बराबर है। इसमें आप एमएसएमई सेक्टर की भूमिका आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, एमएसएमई शुरू से ही कृषि के बाद आफ्टर एग्रीकल्चर ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है ये। और इस वक्त की जो रोजगार की स्थिति है उसमें कुछ तो इम्पैक्ट कोरोना का भी है। सारी इंडस्ट्री भी बड़ा उन पर स्ट्रेस रहा, इकोनॉमी स्ट्रेस में रही। लेकिन यदि हम उसको इकोनॉमी को रीबिल्ड करना चाहें तो उसका एक ही रास्ता है। जैसे प्रधानमंत्री जी भी आत्मनिर्भर भारत की बात हमेशा कहते हैं, उन्होंने एक सबके सामने एक लक्ष्य भी उसके दृष्टि से रखा हुआ है। सरकार उस बात को ध्यान में रखकर योजना भी बनाती है। तो उसमें सबसे अधिक जो भूमिका है वो एमएसएमई की है। और छोटे छोटे स्थानों पर अपनी इकाइयाँ लग जाएं, उसके अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और जो हमारी ज़रूरतें हैं उनका हम उसमें उत्पादन करें। तो एमएसएमई की इस दृष्टि से बड़ी भारी उसका एक रोल है और मैं समझता हूँ उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सर जो यूपी राज्य ने जो एक लक्ष्य तय कर रखा है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, सर उसमें माननीय जो मुख्यमंत्री जी है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने सारे जिलों को एक साथ मिलकर एक प्रयास करने को कहा है। उसमें हम मेरठ की पोजीशन कैसे देख सकते हैं और जीडीपी के तरीके, स्टेट के जीडीपी के तरीके, और इसे 4 से 5% गुना बढ़ाने के लिए सर क्या प्रयास किया जा सकता है? देखिए, रास्ता तो रोजगार निर्माण करने का ही है। जब तक हमारा नौजवान स्किल हो करके अपना इनपुट इकोनॉमी के अंदर नहीं देगा तो चाहे वो कहीं एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट प्रदान करे। और इसलिए एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करना मुश्किल होता है। बहुत बार उसकी योग्यताएं, क्षमताएं उस इंडस्ट्री के अनुसार नहीं होती हैं। लेकिन यदि वो अपने हिसाब से अपनी योग्यता को निर्माण करे तो सरकार के पास ऐसी योजनाएं हैं, वो उसको आर्थिक सहयोग भी प्रदान करती है, मुद्रा योजना है या और चीजें हैं। तो स्किल प्राप्त कर ले, धन की व्यवस्था सरकार कर दे तो वो खुद एक छोटा मोटा काम शुरू कर सकता है और धीरे धीरे परिश्रम के साथ उसको आगे बढ़ा सकता है। तो रास्ता तो यही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जैसे उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी ने कि देश की इकोनॉमी का यदि टारगेट $5 ट्रिलियन का है तो हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपने प्रदेश की बनाएंगे। तो प्रदेश में एक, आपको पता ही है कि जब 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने तो उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कंसेप्ट रखा और उसमें मेरठ के अंदर खास तौर से, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स उसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है मेरठ। हालांकि अन्य चीजें भी वहां पर उनका बहुत उत्पादन होता है, लेकिन एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में एक उत्पाद की बात थी तो उन्होंने स्पोर्ट्स का चुना। तो ऐसे प्रत्येक जिले के अंदर कुछ न कुछ उत्पाद उन्होंने इस प्रकार के चुने हैं और उसके आधार पर उन जो वहां पर जिन चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके अंदर उनको सहायता प्रदान करना, गाइडेंस प्रदान करना, स्किल्स की व्यवस्था करना, लोन्स की व्यवस्था करना, यानी इस तरीके से ही प्रदेश आगे बढ़ सकता है। अब देखा जाए तो यही मॉडल जो उन्होंने स्वीकार किया है वो पूरे देश का मॉडल है जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो या देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, छोटे छोटे उद्यमों के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। सर जो एमएसएमई सेक्टर है वो कई प्रकार के चैलेंजेस देख रहे हैं, लेकिन सांसद में उनकी आवाज काफी कमजोर है। तो उनकी समस्याओं को एक जोरदार तरीके से उठाने के लिए आप क्या कर सकते हैं सांसद में? नहीं, देखिए, एमएसएमई से संबंधित विषय पार्लियामेंट में उठते तो हैं, परंतु जैसे ये क्षेत्र स्वयं में बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है, स्कैटर्ड सा है और इसीलिए संसद के अंदर भी जो विषय उठते हैं वो बहुत, ये कहा जा सकता है कि उसी ढंग से ही उठते हैं, माने बहुत ऑर्गेनाइज्ड फोरम के नाते नहीं उठते हैं। तो कोशिश हो सकती है कि वहां पर एक अच्छे ढंग से इन विषयों को उठाया जाए, क्योंकि इस बात को सब लोग स्वीकार करते हैं, चाहे वो किसी दल के सांसद हों, सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि कृषि के पश्चात सर्वाधिक रोजगार देने की जो क्षमता है या जो देती है रोजगार, वो हमारी एमएसएमई का क्षेत्र ही देता है। हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर भी उसकी बड़ी बड़ी हिस्सेदारी है और कृषि के ऊपर लोड बहुत ज्यादा है, जमीन सीमित है
और जमीन धीरे धीरे घट भी रही है, उस पर लोड बहुत ज्यादा है। उसका भी लोड कम करने के लिए हमको छोटे उद्योगों को ही प्रारंभ करना पड़ेगा। अगेन वही बात आती है, वो एमएसएमई का क्षेत्र बनता है। तो इस बात से सब सहमत होते हैं सांसद कि ये काम किया जाना जरूरी है। परंतु ये बात सही है कि ऑर्गेनाइज ढंग से एक फोरम के नाते ये बात शायद वहां पर नहीं उठती। मैं समझता हूँ कि इसकी व्यवस्था या चिंता कुछ होनी चाहिए। सर, अगर हम मेरठ को देखें, वो एक काफी बड़ा संसदीय क्षेत्र है, तो एक एमपी के रूप में आपकी प्राथमिकता क्या रही है? देखिए, एक तो वहाँ की जो एमएसएमई की जो हमारी इकाइयां हैं, उनकी जो स्थानीय स्तर पर कुछ समस्याएं होती हैं, कई बार डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ होती हैं, नगर निगम के साथ होती हैं, कई बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ होती हैं, या जो टैक्सेशन के डिपार्टमेंट के साथ होती हैं, या अन्य जो भी ऐसी समस्याएं हैं, एक तो उनको स्थानीय स्तर के ऊपर उनको हल करना, इसकी कोशिश हमारी रहती है। तो उसके लिए इंटरेक्टिव सेशंस हो, जो हमारे उद्यमी उनके साथ हो, जो हमारे सरकारी अधिकारी उनके साथ हो, वो हम लोग करते रहते हैं। लेकिन हमेशा काम की हमेशा गुंजाइश रहती है। और उसके अलावा फिर उनके लिए कुछ नए औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हों, ये सब भी कोशिश रहती है। लेकिन जैसे मैंने कि यदि हम एक पूरी पिक्चर को अपने सामने रखें, तो निश्चित रूप से एमएसएमई के क्षेत्र के ऊपर ध्यान रखते हुए उनकी कठिनाइयों को दूर करते हुए, जैसे सरकारों ने, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो और चाहे वो केंद्र की सरकार हो, उन्होंने सरकारी खरीद के अंदर एमएसएमई सेक्टर के द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं, उनका एक शेयर उसमें रखा है। उनको प्रमोट करना है वो। तो इसी प्रकार की चीजें यदि हम करेंगे, तो चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पूरा देश हो, उसका फायदा सेक्टर को होगा। सर, एक अंतिम प्रश्न, अगर हम देखें कि हालांकि मेरठ एक एनसीआर का ही पार्ट है, बट अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो अपनी ओर खींचने में उतना सफल नहीं रहा है एज कम्पेयर टू नोएडा, गाजियाबाद एंड गुड़गांव। इसका कारण क्या हो सकता है, एंड उसे एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि जो मेरठ की कनेक्टिविटी है, वो बड़ी अच्छी नहीं थी। देखिए, 1985 में एनसीआर बना और एनसीआरपी भी बना इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। कंसेप्ट ये था कि 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर लोग आसानी जाएंगे, परंतु वो हुआ नहीं। अब जो है, और इसीलिए देखिए, पहले ये कहा भी जाता है कि पहले जो नगर बसते थे वो नदियों के किनारे बसते थे, अब नगर बसते हैं सड़कों के किनारे बसते हैं। लेकिन सड़क की हमारी कनेक्टिविटी या अदरवाइज भी जो हमारी कनेक्टिविटी थी, रेल की थी या अन्य थी, उतनी अच्छी नहीं थी। अब 2014 में मोदी जी के आने के पश्चात मेरठ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। अब आप दिल्ली से 1 घंटे में मेरठ पहुंच सकते हैं। जो रेल की भी कनेक्टिविटी की दृष्टि से वहां पर रैपिड रेल बन रही है, और भी सब प्रकार से सब दिशाओं के अंदर रास्ते, चौड़े रास्ते, बढ़िया रास्ते बने हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक कमी थी, उसके कारण से मेरठ के अंदर इन्वेस्टमेंट उतना नहीं हुआ। बल्कि कई बार तो ऐसा अनुभव आता था कि वहां से लोग जाने लगते थे। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था थी, की भी समस्या थी। योगी जी की सरकार के आने के पश्चात से उत्तर प्रदेश में इन जनरल और मेरठ में इन पर्टिकुलर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी है, तो इसलिए लोगों का भरोसा जमा है। तो पहले जो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, या कई बार तो मेरठ से दूसरी जगह जा रहा था, वो इन्वेस्टमेंट रुका है, लोग अब आने लगे हैं। और मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश का बेस्ट डेस्टिनेशन एम्प्लॉयमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से बन गया।